Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel. जी हाँ, exclusive channel for ICSE board students. आप हैं मेरे राइजिंग स्टार जी। क्लास 9th ICSE बोर्ड के एक्सक्लूसिव कंटेंट यहीं पर पाए जाते हैं। मैंने सारे चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के, हाँ ज्योग्राफी नहीं, इवन इंग्लिश, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इवन मैथ्स और आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स इसी एक चैनल में कवर कर रखे हैं, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। क्या आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक प्लेस पे, एक प्लेटफॉर्म पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं हूं आपकी मदद के लिए तैयार। सर तरुण रूपानी एक्सक्लूसिव है आपके लिए, यस आपके लिए। आपने जाना होगा कि आपका यस क्लास 9th का एक्सक्लूसिव कंटेंट। तो आज का चैप्टर है ज्योग्राफी का इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। आपने सोचा सर और चैप्टर्स कहाँ हैं? बस एक सिंपल काम कर लो। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, उसका वीडियो देखना है, तो एक सिंपल काम करिए, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ट्राई करके देख लो। लेट्स से आपको पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर, आप लिखिए हाइड्रोस्फीयर बाय सर तरुण रूपानी। कहां पर? गूगल में सर्च करो जी, यूट्यूब में सर्च करो, क्योंकि आपने ही मुझे नाम दिया है गूगल सर फॉर आईसीएससी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछूंगा, इस पॉल्यूशन है क्या? तो मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एयर, वाटर और सॉइल इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। वो वस्तु ऐड हो जाना जो आपके नेचुरल क्वालिटी ऑफ एयर को, वाटर को, सॉइल को खराब कर दे, उसे क्या कहोगे आप? यस, पॉल्यूशन। और हम पढ़ने वाले हैं आज इस पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। नॉइस पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, और चौथा और आखिरी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का। पूरा चैप्टर वन शॉट में फिनिश कर दूंगा, इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं। नॉइज पॉल्यूशन, हाँ भाई, नॉइज कब पॉल्यूशन बन जाती है? सोचिए आप पढ़ना चाहते हैं, आपके कल एग्जाम्स हैं और बगल में कहीं डीजे बज रहा है, तेज की झिंग चैक म्यूजिक बज रही है। क्या कहते हो? अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो ये नॉइज बन गया। यही म्यूजिक आपके लिए नॉइज है। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइज पॉल्यूशन इज अनवांटेड डिस्टर्बिंग साउंड। एक ऐसी आवाज जो अनवांटेड है, आपको पसंद नहीं है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी हेल्थ को, आपकी वेलबींग को नुकसान पहुंचा रही है, बस उस आवाज को नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। अब क्या इफेक्ट होता है नॉइज पॉल्यूशन का? तो एक नहीं अनेक मल्टी फेसेटेड इफेक्ट होने वाला है। आपके मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी नॉइज पॉल्यूशन असर डालती है। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, हाँ तुमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। अब मैं बताने वाला हूं कि नॉइज का आपके एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, आपके आसपास, यस आपके वातावरण में क्या असर पड़ रहा है, पहले वो जानें। तो नॉइज बूम क्या होता है? इसको सोनिक बूम के नाम से भी जाना जाता है। नॉइज बूम का दूसरा मतलब है सोनिक बूम्स। कई बार जब साउंड एयर की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है, इतनी हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं सोनिक बूम, है ना। तो ये सोनिक बूम्स इतनी तेज आवाज होती है कि इसकी आवाज से तो हाँ हमारे जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे यहाँ जो पुराने जमाने की बिल्डिंगें बनी हैं, वो क्रैक पड़ जा रही हैं सच में। और तो और बहुत हाई नॉइज होगी, बहुत हाई नॉइज होगी, तो पहाड़ में भी क्रैक किया जा सकता है। शायद आपको आश्चर्य लगे, साउंड में इतनी एनर्जी हो सकती है कि वो ग्लासेस को तोड़ सकता है। हाँ, जब हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन होता है तो पता है आसपास की बिल्डिंगों के ग्लास टूट जाते हैं। तो किससे ग्लास टूट गए? क्या किसी ने पत्थर मारा ग्लास को? नहीं नहीं, उस साउंड से निकले वाइब्रेशन से इतनी इंटेंस वाइब्रेशंस पैदा होती है, सच में बिल्डिंग के ग्लासेस टूट जाते हैं। और तो और बिल्डिंग को वाइब्रेट करने लगती है वो। कभी आपने ओपेरा सिंगर्स के बारे में सुना है? हाँ, ओपेरा करके बहुत लंबा चीखती हैं, गाती हैं, शायद देखा होगा टीवी में। हाँ देखा है। तो ये ओपेरा सिंगर्स इतना तेज गाती हैं
कि अगर इनके आसपास ग्लास रखा हो तो ग्लास भी टूट जाता है, सच में। तो इसका मतलब है नॉइज में बड़ी शक्ति है। तो नॉइज ने हमें क्या नुकसान पहुंचा है? ये तो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान था, हमें, आपको और मुझे क्या नुकसान पहुंचा? तो अगर आप ज्यादा तेज आवाज सुनेंगे तो हो सकता है आप बहरे भी हो जाएं। कई बार सुना होगा कान का पर्दा फट जाता है, सुना है आपने? जी, ऐसा कब हो सकता है? जब आप लगातार 100 डेसिबल्स के ऊपर साउंड, कितनी, 100 डेसिबल के ऊपर, वैसे डेसिबल साउंड का यूनिट होता है जिसपे हम साउंड को मेजर करते हैं। तो अगर साउंड 100 डेसिबल से ज्यादा ऊपर सुनेंगे तो आपका कान का पर्दा भी फट जाता है ना? ईयर ड्रम आपने सुना होगा। तो ये एक तरह का डेफनेस कॉज कर सकता है, आप बहरे भी हो सकते हैं, आपकी हियरिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं, कहीं टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाँ, या इवन अच्छा कोई अपना टीवी शो देख रहे हैं और बाहर से खूब शोर हो रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, उस एक्सटर्नल साउंड से ये सब इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपके कम्युनिकेशन को भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है नॉइज। इवन आप सोना चाहते हैं और मैंने कहा बाहर क्या हो रहा है, डीजे बज रहा है, हाँ, आपको नींद आ रही है, आप थके हुए हैं और कोई बहुत शोर मचा रहा है, कैसा लगता है? सच में बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। तो नॉइज को डिस्टर्ब कर देता है, नॉइज आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है। और एक फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, आपके दिमाग पे क्या एक्शन पड़ता है नॉइज का? हाँ, कभी सोचा नहीं है ना? यस, दिमाग भी आदमी का टेंस्ड हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, एक्सेस नॉइज सुनने से आदमी मेंटली इल भी हो सकता है। हाँ, दिमाग उसका कुछ क्षण के लिए क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्या इसका रिवर्स भी है क्या? हाँ, सच में इसका रिवर्स भी है। अगर कूल सूदिंग म्यूजिक दी जाए जिसका डेसिबल 60 डेसिबल से कम हो तो माइंड को रिलैक्सेशन भी मिलता है। सच बताइएगा, आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो एक लाइक यस प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सॉफ्ट सूदिंग आवाज में म्यूजिक सुनेंगे तो आपको ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके नर्व्स साइलेंट हो जाएंगे। और वही एक्सेसिव शोर शराबा करेंगे तो आप एक्साइटेड महसूस करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। आजमा के देख लीजिएगा मेरे कहने पर। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि आपके मेंटली क्या करता है, हार्म पहुंचाता है हाई म्यूजिक। अच्छा, आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, आपके शरीर पे क्या असर पड़ता है? आपका बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस हार्म्ड हो जाता है। अगर आप ज्यादा आवाज सुनेंगे तो आपका इनर ईयर, मैंने पहले ही बताया था, कान के पर्दे के बाद आता है इनर ईयर, ये भी डैमेज हो सकता है। आप फिजिकली बीमार भी हो सकते हैं। यस, ज्यादा तेज आवाज क्या करती है, आपको बीमार कर सकती है। ये बात आपको पता नहीं थी जी, पर सच में आपके घर में अगर कोई दादा दादी बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो तेज आवाज आप जब करते हैं म्यूजिक सिस्टम पे, है ना आपके पास कोई तेज साउंड करने वाला म्यूजिक सिस्टम? अरे आजकल तो ब्लूटूथ स्पीकर भी चल रहा है, क्यों, है ना आपके पास? है? चलिए, है तो मुझे बताइएगा आपके पास कितने वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है? जी, आपने नहीं चेक किया? अब मेरे करने पे चेक करना। तो जितना हाई वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर होगा, आपके पास स्पीकर होगा, उतना ज्यादा वो नॉइस पैदा करेगा। तो नॉइस पे दादा दादी नाराज भी होते हैं आपके यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, एयर पोल्यूशन पे आते हैं। नॉइस पोल्यूशन खत्म, एयर पोल्यूशन। आजकल आप दिल्ली में, यस, बड़े शहरों, मेट्रो शहरों में सुन रहे होंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। कैसे पता चलता है? तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताती है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने हैं, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हमारे एयर में कितने हैं। जितनी ज़्यादा होंगे उतनी हार्मफुल, उतनी जहरीली आपकी हवा है। आपको शायद पता हो कि जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, मैं और आप जो ब्रीथ कर रहे हैं, जितनी प्योर होगी उतनी हम हेल्दी रहेंगे। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, हमारी एयर में जो ये जहरीले नॉक्शियस गैशियस पार्टिकल और माइन्यूट सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो मिल गए हैं, जो हमारे एयर की क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है ना? हमारी एयर को क्या कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। इस आसान भाषा में बोले तो वायु प्रदूषण। तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर है? देखिए जरा इस डरावने मंजर को देखिए, इस डरावने सीन को देखिए। आपको शायद ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जहरीला धुआं है। ये धुआं कार्बन डाइऑक्साइड का है, सल्फर डाइऑक्साइड का है, मीथेन का है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, ये जब ऊपर जाती हैं तो ऊपर जा करके क्या हो जाती हैं, हायर एटमॉस्फेयर पे ट्रैप हो जाती हैं। जी, हमारे एटमॉस्फेयर के, यस, हमारे आसमान में ऊपर जा करके ये गैसेस क्या हो जाती हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, जो सूरज की हीट आ रही है, सोलर एनर्जी से जो हीट आ रही है, तो धरती के अंदर तो आ पाती है, हीट रेज धरती के अंदर तो आ पाती हैं, और यहाँ से बाहर, यस, यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, ये हीट वेव्स बाहर नहीं निकल पा रही, वापस क्या हो जा रही हैं, अंदर ही आ जा रही हैं। तो इसी हीट के ट्रैप होने को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है इसकी वजह से, और हम इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस फिनोमेना की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब एवरेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। सच में हमारे पोलर आइस पिघल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा और बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो सबका इफेक्ट किसकी वजह से है, एयर में होने वाले पॉल्यूशन की वजह से। ये मेजर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इवन वाटर वेपर भी। ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी एयर में हीट को ट्रैप कर ले रहे हैं। पूरा एटमॉस्फेयर एक गर्म गोले की तरह है, गर्म आग के गोले की तरह है, और हम इसे यस ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। सर, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्यों, आप ये कहना चाहते हैं? तो ऊपर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से में ओशन पोर्शन ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन एरिया ज़्यादा वहाँ पर है, और विंटर में और नाइट्स में टेम्परेचर अब राइज होना शुरू हो। इसका मतलब यूजुअली रातें ठंडी होती हैं, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रात भी यस गर्म होने जा रही है। यस, अब विंटर इतना ठंडा नहीं है, सर्दियां भी इतनी गर्म नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो धरती में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जो वाटर बॉडीज़ हैं, हाँ, जहाँ पर सरफेस वाटर है, खास करके लेक्स, हाँ, रिवर्स, इनका पानी जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। नतीजा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर में बहुत बढ़ जाएगी, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और समस्या क्या आएगी, एक्सेसिव हीट की वजह से, पानी के इवेपोरेशन की वजह से सॉइल में जो वाटर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, वो भी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो जब पानी में, सॉइल में पानी ही नहीं रहेगा तो ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट, हाँ भाई, सूखा पड़ना। आपने सुना होगा, पहले सूखा पड़ता था जब बहुत बड़े बड़े इलाके, सूखा समझते हैं ना, यस, जब बहुत बड़े बड़े इलाकों तक क्या होता था, दूर दूर तक क्या होता था, ग्रासेस भी नहीं ग्रो कर पाती थी। उस कंडीशन को कहते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ना, फेमाइन आ जाना। और इससे बहुत बर्बादी होती है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल लाइफ खत्म हो जाती है। अब इंसानों पे क्या असर पड़ता है, ये तो आपने देखा, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ा एयर पोल्यूशन का। अब हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, दोनों इफेक्ट है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का। सबसे पहले हमारे आंखों पे असर पड़ता है। अच्छा, सच बताओ, कभी तुम अपनी एक्टिवा, अपनी मोटरसाइकिल आप चला लेते हैं ना, यस, उसको लेके रोड पे निकले और बिना हेलमेट के निकले हैं, सच में गए हैं कभी आप? वैसे तो मैं मना करूंगा, पर अगर कभी आप गए हैं, आप आके बस क्या करिए, अपने एक क्लीन वाइट रुमाल से, हैंकरचीफ से, सफ़ेद या एक हल्के कलर के हैंकरचीफ से अपने चेहरे को पोंछ के देखिए। कहीं राइड से हो क्या आइए बिना हेलमेट के, और आके लौट के देखिए। यस, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ईमानदारी से बताना, कभी ऐसा किया है? हाँ, देखना, आपको वो रुमाल में खूब सारे डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। वो कोई और नहीं है, वही है एयर पॉल्यूटेंट। वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो एयर में डस्ट के रूप में, स्मोक के रूप में, फॉग के रूप में, स्मॉग के रूप में मौजूद हैं। सच में ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहे हैं। तो आंखों को खराब कर सकते हैं, आपके नाक और आपके थ्रोट, यस, क्योंकि नोज के द्वारा ये थ्रोट में भी चला जाता है, इस सब को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? ये एयर पॉल्यूटेंट। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, आपको लंग्स की एक डिजीज हो जाएगी जिसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस।
और इवन निमोनिया भी हो सकता है। आप तो जानते ही निमोनिया एक तरह का फीवर होता है। और समस्या किसकी है शॉर्ट टर्म में? हो सकता है नौसिया हो जाए, हेडेक हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, गिडीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना। हाँ, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है। इवन कॉन्वोल्यूशंस हो सकता है। कॉन्वोल्यूशंस मतलब होता है मिर्गी टाइप का पड़ना, यू नो मिर्गी, हाँ दोहरा टाइप का पड़ना। और कुछ लोगों को तो एलर्जी भी हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लरिंग ऑफ द, स्लरिंग मतलब होता है स्लोइंग ऑफ द स्पीच। आदमी की स्पीच ढीली पड़ जाती है, स्लो, सुस्त पड़ जाती है, एयर पोल्यूशन। ये सब शॉर्ट टर्म मेजर है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का। क्या लॉन्ग टर्म पे भी हमारे पर इफेक्ट पड़ता है? यस, ये इफेक्ट जब हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि इसका क्योर तो हो सकता है, इसका क्योर मुश्किल है, और वो है रेस्पिरेटरी डिजीज। यस, लंग की डिजीज, जो एयर हमारे चैम्बर से, ब्रोंकस से हमारे चैम्बर, यस लंग्स के चैम्बर में चली जाती है, फिर बहुत नुकसान करती है। बहुतों को तो इवन लंग कैंसर तक हो जाता है, जो कि एक सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है। और कुछ लोगों को हार्ट की डिजीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कुछ लोग तो इवन कोमा तक में चले जाते हैं। कोमा में क्या होता है? ब्रेन जो होता है हमारा डेड हो जाता है। आदमी शरीर से सिर्फ क्या कर रहा है? सांस ले रहा है, उसका ब्रेन चल नहीं रहा है। और नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, किडनी डैमेज हो सकती हैं। जब आप देख सकते हैं कितना कितना हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है ये एयर पॉल्यूटेंट। अब आगे बढ़ते हैं और एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जानते हैं प्लांट्स पे। क्या प्लांट पे भी एयर पोल्यूटेंट से डालते हैं? जरूर डालते हैं। प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की मेटाबॉलिज्म पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस है, ये क्या करती है? प्लांट की पत्तियों को ब्लीच कर देती है। ब्लीच का मतलब होता है कलरलेस बना देती है। जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, वो ग्रीन कलर से क्या बन जाती हैं? कलरलेस। अब जब सोचिए लीव्स की सरफेस ब्लीच हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, अर्थात अब वो अपना क्लोरोफिल लूज कर जाएगी, क्या वो खाना बना पाएगी? तो ये प्लांट तो वैसे ही मर जाएगा, ये पत्ती तो अपने आप ही सूख के गिर जाएगी, येलो हो जाएगी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये गैस क्या करती है? ये भी लीफ की प्री मैच्योर फॉलिंग, अर्थात पत्तियां जल्दी धर करके गिर जाती हैं। यस। और समस्या किससे है? ओजोन नाम की गैस से है। ओजोन लेयर अगर क्या मिल जाए लीव्स को, तो ये भी क्या करती है? लीव्स को डैमेज कर देती है। एक और हार्मफुल केमिकल है, नाम है पैन। फुल फॉर्म देख लीजिए, वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। पैन इज पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और ये क्या करता है? ये भी लीफी वेजिटेबल्स को, जितने लीफ वाले वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर नाम सुना है आपने? हाँ, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं। हाँ, धनिया नाम सुना है? जरूर सुना होगा। तो जितने लीफ वाले वेजिटेबल्स हैं उनको ये खराब कर देता है, उनका डिस्कलरेशन कर देता है, उनकी सेपल्स को कर्ल कर देता है। मतलब अब वो खाने लायक नहीं रह गए, जहरीले हो गए। एनिमल्स पे भी कुछ असर डालता है एयर पोल्यूशन? हाँ भाई हाँ, एनिमल्स पे भी असर डालता है। प्लांट्स और एनिमल्स पे आर्सेनिक पॉइजनिंग का बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखा। आर्सेनिक नाम का एक कंपाउंड होता है जो एयर पोल्यूटेंट पाया जाता है, उससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए एक जहरीला पदार्थ होता है आर्सेनिक। और लेड, यस, लेड भी अपने आप में यस एक बहुत ही हार्मफुल पॉइजन है। इसके आने से क्या होता है? ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लोगों की भूख चली जाती है। इसकी, आपके पेट एनिमल्स की। अगर आपके घर में पेट एनिमल है, आपके पास क्या कोई पालतू डॉग है, बर्ड है क्या, कैट है, हाँ बहुत लोग पालते हैं, तो प्रॉब्लम यहीं के साथ आती है जब उनको लेड पॉइजनिंग हो जाए, आपको पता भी नहीं चलता है और वो बीमार हो जाता है। तो अब आता है इफेक्ट ऑन मटेरियल। पॉल्यूशन का हमारे मटेरियल पे क्या असर पड़ता है? ये मटेरियल क्या होता है? हमारे आसपास जो मटेरियल है, हाँ उस पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले बात करते हैं जो सूट होता है। सूट क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स, ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स। कभी आपने मोमबत्ती के ऊपर, यस, कैंडल के ऊपर जलता हुआ जो ब्लैक सा पोर्शन जलता हुआ देखा है? हाँ, वेपर के साथ निकलता है, उसे सूट कहते हैं। सूट, डस्ट और फ्यूम, ये हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट है। ये पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फैब्रिक्स को, कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इवन बिल्डिंग्स को की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय। हाँ, अगर आपके कमरे में बहुत सारा कैंडल जलाएंगे आप, तो आपकी वॉल्स ऊपर की क्या हो जाएंगी? डार्क हो जाएंगी। चेक करके देख लीजिए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, एसिड रेन्स की बात करें, जब ये गिरता है, आपको मालूम ही है कहाँ से आता है ये सल्फ्यूरिक एसिड? हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड से आता है। तो जब ये रेन वाटर की तरह गिरता है, तो लाइमस्टोन और मार्बल जो बने होते हैं जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा ताजमहल पीला पड़ रहा है। हाँ,
दुनिया का 7वां अजूबा है, आपको पता ही है, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो वो पीला पड़ रहा है। यस, पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। सल्फर डाइऑक्साइड में एसिडिक इफेक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड का इफेक्ट है, इसकी वजह से। और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से, ये मेटल्स को भी खराब कर देता है। जो हमारे आसपास जो बाहर मेटल्स हैं, चाहे वो स्टील के हो, चाहे कॉपर के हो, जिंक के हो, इनको भी क्या करता है? कोरोजन कर देता है। कोरोजन मतलब होता है उसका सरफेस डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, कि ऊपर की लेयर जो है ना वो क्या हो जा रही है? डिस्ट्रॉय हो जा रही है। इसे कहते हैं कोरोजन हो जा रहा है। पेपर्स पे क्या बुरा असर पड़ता है पोल्यूशन का? पेपर ब्रिटल हो जा रहा है। ब्रिटल मतलब पेपर को आप फोल्ड करेंगे तो टूट के चूर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ग्लास हो, ग्लास ब्रिटल होता है ना, आप मारिए तो चूर चूर हो जाता है, वैसे पेपर भी ब्रिटल हो जाते हैं। लेदर भी क्या हो जा रहा है? डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे आपके चारों तरफ पॉल्यूटेंट है, जिधर देखो उधर पॉल्यूटेंट है। अब आपको क्या करना है? यस, आपको बहुत बच के और संभल के रहना है। जब आप बाहर जाएं तो अपना माउथ कवर करें, हो सके तो मास्क वापस लगा लें, जो कोरोना पीरियड में किया था। हाँ, आपको बहुत फायदा हो रहा था उस समय। कोरोना से तो बता ही रहा था, पर डस्ट से भी, पार्टिकल से आप बच रहे। आइए, अगला पॉल्यूटेंट है कौन? वाटर पॉल्यूटेंट। अब पानी में अगर अनवांटेड मटेरियल हम छोड़ दें, तो हार्मफुल केमिकल्स छोड़ दें, तो घर का सीवर छोड़ दें, तो क्या आपको मालूम है जो आपके घर से, जो वॉशरूम से जो पानी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? हाँ, आपको पता होना चाहिए। नियर बाय जो वाटर बॉडीज है, जैसे मेरे यहाँ आसपास गंगा नदी है, वहाँ चला जाता है। तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? पानी साफ रहेगा? नहीं। तो फैक्ट्रियों का जो गंदा वेस्ट है, जो फैक्ट्रियाँ गंदा पॉल्यूशन वाला पानी पैदा कर रही हैं, अपना गंदा एफ्लुएंट पैदा कर रही हैं, वो कहाँ जा रहा है? जी हाँ, जय गंगा मैया। आपको पता होना चाहिए यमुना नदी इतनी गंदी क्यों हो गई है, कभी आपने सुना है? तो रीजन वही है, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन से इंसानों को, जानवरों को और हमारे एनवायरनमेंट सबको असर पड़ रहा है। तो वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट सबसे पहले पानी के, देखिए वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा तो पानी में जो प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, वाटर प्लांट को भी तो फोटोसिंथेसिस करना होता है ना, खाना बनाना है कि नहीं? प्लांट्स को खाना बनाने के प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो पॉल्यूशन हो जाने की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, अर्थात पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। और एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है? स्पेशली जो मेरीन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें यूट्रिफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, ये दो हिम्पल। आइए सबसे पहले समझाता हूं यूट्रिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये यूट्रिफिकेशन। इसको बॉड के नाम से जाना जाता है। क्या 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 सर, आपने नया नाम दे दिया, POD, फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। क्या? पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, अगर आम भाषा में बोले BOD हो जाता है। तो क्या होता है इस लेवल में? देखिए यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज। इमेजिन करिए आपके आसपास एक लेक है, लेक, तालाब, पोखरा, सरोवर। तो उस सरोवर में, उस लेक में बहुत सारा वेस्ट जा रहा है, बहुत सारा वेस्ट जा रहा है। वो वेस्ट नेचुरली भी जा सकता है और हम लोग भी फेंक सकते हैं। तो उस वेस्ट के जाने से वहां पर एल्गल ग्रोथ हो जा रही है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जा रही है उस वेस्ट वाटर में। वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। नतीजा, अब पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है और नतीजा जो पानी में रहने वाले वाटर एनिमल्स हैं, जो फिशेस हैं, जो मेरीन एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे भाई। फिश को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? एयर से तो फिश ले नहीं पाती है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है, पर वो पानी की डिजोल्व ऑक्सीजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसी फिनोमेना का नाम है यूट्रिफिकेशन। समझ गया ना? अगर आपके आसपास वाटर बॉडी में, यस, तालाब में, पोखरे में, इवन आपके घर में एक्वेरियम में, क्या आपको ध्यान है आपके पास एक्वेरियम देखा है आपने? हाँ, जिसमें मछली लोग रखते हैं, घर में पालते हैं ना, शीशे के ग्लास में रखते हैं जो, तो वो एक्वेरियम में भी देखा होगा आपने, कुछ बबल निकलता था, गुड़ुक 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 बबल। वो क्या कर रहा है? वही ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है। अगर एक्वेरियम का वो जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा तो वहां पर भी यूट्रिफिकेशन हो जाएगा और आपके एक्वेरियम में जितनी भी मछलियां हैं मर जाएंगी। ऐसा करिएगा मत, प्लीज ट्राई मत करिएगा। क्या वो जो डिवाइस लगा है जो बबल पैदा करता है, गुड़ुक 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 गुड़ुक, देखा होगा आपने? हाँ, कभी ध्यान से देखिएगा, किसी और के घर में लगा होगा तो भी देखिएगा ध्यान से।
तो यूट्रिफिकेशन से क्या हो रहा है? यूट्रिफिकेशन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो केमिकल्स हैं जो जो पानी में पहुंच गए हैं, और उसकी पहुंचने से यस पानी में जो वेस्ट है वो उसका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो घर का डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो गया, इवन फर्टिलाइजर हो गया, ये सब यूट्रिफिकेशन कॉज करता है। हाँ, यूट्रिफिकेशन से पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाएगा और अब मेरीन ऑर्गेनिजम्स या वाटर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? मरने लगेंगे। अब दूसरा फिनोमेना है बायोमैग्निफिकेशन। बायो मतलब लाइफ, मैग्निफिकेशन मतलब होता है इंक्रीज करना। का एक और नाम है बायो अक्यूमुलेशन। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? जो केमिकल्स हैं, यस, बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मतलब जहरीला, टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला सब्सटेंस अलोंग द फूड चेन। एक एग्जांपल से समझाऊं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सोचिए आपके पास यहां पे है ग्रास, ठीक, ग्रास में आपने डाला यूरिया। क्या ऐड कर दिया? यूरिया, एक तरह का केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, ठीक। ग्रास पे यूरिया डाल दिया। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये फूड चेन दिखा रहा हूं। पहला ट्रॉफिक लेवल को कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा जा रहा है? चलो मैंने कह दिया फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खा जा रहा है? स्नेक। तो मैंने 4 लेवल्स बनाया, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है। ये सेकंड लेवल पे कौन है? यस, पहला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर और टेरिशरी या टॉप कंज्यूमर है। इसे 4 लेवल्स ऑफ फूड चेन कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सोचिए जो यूरिया ग्रास पे हमने डाली थी वो उसके बाद किसके पास पहुंचेगी? यूरिया ग्रास हॉपर के शरीर में पहुंचेगी, क्योंकि ग्रास हॉपर ने यूरिया वाला घास खाया। यूरिया एक हार्मफुल केमिकल होता है, मैंने कहा फर्टिलाइजर होता है, यस। अब इस ग्रास हॉपर को क्योंकि फ्रॉग ने खाया, अब एक तो ग्रास हॉपर एक फ्रॉग तो खाएगा नहीं, फ्रॉग एक ग्रास हॉपर तो खाएगा नहीं अपने लाइफ टाइम में, हजारों ग्रास हॉपर खाएगा। तो खूब सारा यूरिया इसके शरीर में चला जाएगा। और ऐसे एक फ्रॉग को तो स्नेक खाएगा नहीं, फ्रॉग का खाना स्नेक एक तो फ्रॉग खाएगा नहीं, स्नेक को भी बहुत सारे क्या चाहिए? फ्रॉग चाहिए पेट भरने के लिए। तो खूब सारा फ्रॉग स्नेक खाएगा। तो सोचिए सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ कहां पहुंचा? सबसे कम पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रास पे है, सबसे हाईएस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस कहां पहुंचा? टॉप कार्निवोरस एनिमल। इसी प्रोसेस को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन या बायोमैग्निफिकेशन। क्या हुआ इसमें? जो टॉक्सिक है, जहरीला सब्सटेंस है, वो प्राइमरी से, प्राइमरी इसको कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? ये ग्रास। तो प्राइमरी से होता हुआ, कॉन्सेंट्रेट होता हुआ हर ट्रॉफिक लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे हाईएस्ट जहरीला पदार्थ किसके शरीर में होगा? अगर हम स्नेक की बॉडी का टेस्ट करेंगे, मान लीजिए स्नेक में बहुत, जब मर जाएगा स्नेक, जब इसका टेस्ट करेंगे देखेंगे सबसे ज्यादा यूरिया इसके शरीर में पाया जा रहा है। तो ये यूरिया सबसे हाईएस्ट मात्रा में स्नेक में पाया जाए। तो इसी फिनोमिना को, क्या फिनोमिना है? क्लियर हो गया? द फिनोमिना ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको क्लीन कर रहा हूं। क्लियर हो गया? द फिनोमिना ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, क्या हो गया? सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंच गया सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल। कॉन्सेंट्रेटेड ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन। और क्या इफेक्ट होगा? आइए थोड़ा कुछ और इफेक्ट जाने वाटर के पॉल्यूशन का। जो पानी में फास्फोरस और नाइट्रेट्स होते हैं, ये कहां से आते हैं? फर्टिलाइजर से आते हैं। देखिए किसानों ने खेतों में फर्टिलाइजर डाल दिया, फर्टिलाइजर पे जब किसान पानी डालेगा, खेतों में पानी देना पड़ता है ना, तो वो पानी अपने साथ इसको डिसॉल्व करके ले जाता है अंडर वाटर में। तो वहां से क्या होता है? एल्गल ग्रोथ बढ़ती है। और एल्गा क्या करते हैं? पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? BOD, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो वहां पे यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। और नुकसान किस पे है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट पानी में छोड़ देती हैं। इंडस्ट्री जहां बहुत सारे केमिकल्स पैदा होते हैं, वो अपना गंदा पानी क्या करती है? यस, नियर बाय वाटर बॉडी में छोड़ देती है।
अब सोचिए पानी में उन्होंने आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, ये सब हैवी मेटल्स, क्या ये सब हैवी केमिकल्स हैं, इनको जब पानी में छोड़ेंगे तो वहां पे क्या फिश बचेगी? फिश मर जाएगी, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, और बचेगी भी तो जहरीली फिश होगी, वो फिश खाने लायक नहीं होगी। और क्या हो रहा है, समस्या हो रही है, बहुत सारा गर्म पानी, हॉट और वेस्ट वाटर पावर हाउस छोड़ते हैं। पावर हाउस जो कि बिजली पैदा करते हैं, उनमें भी बहुत सारा पानी, गर्म पानी निकलता है। अब जब ये पानी वापस छोड़ेंगे नियर बाय वाटर बॉडी में, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि पानी की हीट की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी भाप बन के उड़ जाएगी। अब सोचिए ऐसे पानी में कोई लाइफ जिंदा रह सकती है? एक ऐसा पानी जो कि हॉट बॉइल्ड वाटर है, आप जानते ही हैं बॉइल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व एयर नहीं होती है, डिजॉल्व एयर उड़ जाती है। सोचिए अब इसमें मछलियां रह पाएंगी? इसमें कोई वाटर एनिमल रह पाएगा? जवाब है नहीं। तो ये भी एक खतरा है। और सी वाटर भी आजकल पॉल्यूट हो जा रहा है। समुद्र में क्या हो जा रहा है, क्रूड ऑयल गिर जा रहा है। हाँ, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, और इसकी वजह से, जिसको हम ऑयल स्पिल कहते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मेरीन एनिमल्स मर जा रहे हैं। और समुद्र का पानी अब बहुत बहुत हार्मफुल हो गया, बहुत जहरीला हो गया है। अब हम पे क्या असर पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है इस केमिकल वाले पानी का? सबसे पहला असर है कि जो सीवेज वाला पानी है, जो हमारे आसपास जो गटर वाला पानी, सीवर मतलब गटर वाला पानी, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। अब सोचिए ये पानी जब नदी में जाएगा और नदी वाला पानी हमारे घरों में सप्लाई होके आएगा, तो घूम फिर के पानी वापस हमारे पास आ गया। इसी पानी में पीने से क्या होने वाली है, वाटरबॉर्न डिजीज। अगर आपके आसपास लोगों को कॉलरा नाम की बीमारी हो रही है, टाइफाइड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, हाँ, तो समझ जाइए कि यही वो पैथोजेंस हैं जो आपको कॉज कर रहे हैं। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स। क्या 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 क्या? डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जो जर्म्स डिजीज पैदा करते हैं, मैंने बता दिया, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन्स, ये लोग होते हैं पैथोजेंस, और ये वो बीमारी कॉज करते हैं। क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है वाटर बॉर्न, वाटर में पैदा होने वाली। कुछ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस भी हैं, जैसे मैंने बताया हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ये अगर पानी में मिल जाते हैं तो ये भी मैंने कहा हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था मरकरी का। मरकरी एक हैवी मेटल है, अगर ये नियर बाय वाटर में डाल दिया जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जी। और उस प्रॉब्लम का नाम है, उस प्रॉब्लम का नाम है मिथाइल मरकरी जी। ये क्या होता है, ये मरकरी का ही एक कंपाउंड होता है, पानी में डिजोल्व होने के बाद अब ये फिश की बॉडी में चला जाता है जी। क्या? फिश की बॉडी में चला जाता है, और फिश इंसान खाते हैं तो उनको भी बीमारी हो जाती है। नाम है मिनी माटा, नहीं सुना है नाम ना? मैं लिख दे रहा हूं, मिनी माटा डिजीज। किसकी वजह से होता है? मरकरी के पॉइजनिंग की वजह से डिजीज होती है मिनी माटा। इसमें क्या होता है, इसमें हाथ वाथ सिकुड़ने लगते हैं, उंगलियां सूखने लगती हैं, यस, आपकी बॉडी कर्व्ड हो जाती है, बेंट हो जाती है। इसी तरह से एक और पॉल्यूटेंट है कैडमियम। जैसे मरकरी एक पॉल्यूटेंट है, पानी में चला गया तो फिश में गया, फिश से इंसानों में आया, नाम है मिनी माटा डिजीज। दूसरा मैंने पॉल्यूटेंट बताया कैडमियम। कैडमियम को अगर किसी के शरीर में चला जाए, जापान में एक प्लेस है इटाई, हाँ, वहां सबसे पहले हुआ था, तो वहां पे बीमारी हुई, नाम है इटाई। हाँ, पिटाई नहीं, अरे नहीं भाई, ITAI, इटाई। आप जरा ये स्क्रीन पे देखिए क्या हो रहा है, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, मैं ये डायग्राम बड़ा करने जा रहा हूं। ये देखिए इंडस्ट्रियों में क्या हो रहा है, ये जरा डायग्राम को देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को देखिए। इंडस्ट्री अपना पॉल्यूटेंट छोड़ रही है, पानी छोड़ रही है गंदा। ये गंदे पानी में क्या है, इस गंदे पानी में है कैडमियम। यहाँ पे है कैडमियम नाम का एक हार्मफुल केमिकल। ये कैडमियम जो पानी में छोड़ा, तो पानी में जो वाटर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, वो मछलियां खाती हैं, और मछलियों को इंसान खा रहा है। देखिए ये इंसान खा रहा है। अब देखिए इंसान की क्या हालत हो जा रही है, देखिए क्या हो जा रहा है, पेंट हो गया है इंसान, कुब्बड़ हो गया है। कहते हैं इटाई हो गया। पिटाई नहीं, इटाई कैडमियम से होता है, ठीक है। और क्या एग्जांपल है, आर्सेनिक नाम का जो एक सब्सटेंस है, जो हमारे पानी में आजकल बहुत कॉमन पाया जा रहा है। आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा है, RO लगा है कि नहीं, फिल्टर प्लांट लगा है कि नहीं, क्यों लगवाया है RO प्लांट आपने? हाँ, फुल फॉर्म बताओ, आपके घर में RO फिल्टर लगा है, मुझे उसका फुल फॉर्म बताइए जी। लगा है ना RO फिल्टर, पानी आप लोग पी रहे हैं घर में, सच बताइएगा। और क्यों पी रहे हैं, डायरेक्ट पी लो। अरे भाई डायरेक्ट मत पीना, मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट पानी पियोगे तो बहुत हार्मफुल पानी आजकल आ रहा है। डायरेक्ट कुएं से निकला पानी मत पीजिए इस समय वो पीने लायक नहीं है।
डायरेक्ट नदी का पानी मत पीजिए, डायरेक्ट टैप वाटर मत पीजिए, बहुत खतरा है। आप कहीं जा रहे होते हैं दूसरे शहर में, अक्सर आप क्या करते हैं, बॉटल ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं, अक्सर आप मिनरल वाटर खरीद लेते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? तो इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आजकल पानी में बहुत पॉल्यूटेंट है। आर्सेनिक नाम का एक केमिकल है जो आजकल पानी में बहुत मिला हुआ है, और आर्सेनिक की वजह से मेंटल डिसऑर्डर तक हो रहा है, इवन लिवर खराब हो जा रहा है, जहाँ में सिरोसिस, और ये डिजीज़ जो आजकल कॉमन हो गई है वो है अल्सर्स। ये सब आर्सेनिक की वजह से हो रहा है, जो कि बहुत 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 नुकसान वाला केमिकल है। और एक और कॉमन सब्सटेंस है जो पानी में पाया जा रहा है, नाम है फ्लोराइड। जो बीमारी पानी में इस फ्लोराइड की वजह से हो रही है वो नाम है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दांत की डिजीज़ है, तो इसमें दांत पीला पड़ने लगता है। जस्ट सी, ये जो टीथ हैं आप देख रहे होंगे बहुत ब्लैक है, क्यों? ऊपर का जो एनिमल है, यस, उसमें ब्लैकिश और डार्किश येलोइश कोटिंग आ गई है, जिसकी वजह से दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं। यस, तो ये भी एक बीमारी है। अब आखिरी टाइप का पॉल्यूशन, नहीं, नेक्स्ट पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, हाँ भाई, सॉइल में अगर अनवांटेड मटेरियल मिक्स हो जाए, हार्मफुल जो पेस्टिसाइड किसान छिड़क रहे हैं आजकल, खूब धड़ल्ले से छिड़क रहे हैं, बहुत सारा फर्टिलाइजर केमिकल डाल दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हो, और इसकी वजह से फूड चेन में क्या हो रहा है, बहुत इफेक्ट। कहाँ से आया? मैंने कहा तो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है वो बहुत बहुत सारा उसके अंदर हार्मफुल नाइट्रेट्स है। जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारा जहर है, टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ है। इवन इंडस्ट्रीज का और केमिकल का वेस्ट भी क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जा रहा है, क्योंकि वो पानी सीप करता हुआ, जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट से पानी सीप करता हुआ नीचे चला जा रहा है, और जब आप और हम बोरिंग से पानी निकलवा रहे हैं और पी रहे हैं तो वो जहरीला पानी, समझ गया ना? आजकल सॉइल की फर्टिलिटी भी चली गई है, प्रोडक्टिविटी भी चली गई है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? अगेन, सॉइल में बहुत सारे वायरस या पैथोजेंस पाए जाते हैं, सॉइल में भी बहुत सारी डिजीज पैदा हो, और तो और आजकल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, यस, वो मटीरियल्स जो स्वयं अपने आप से क्या करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो खुद रिलीज कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स, तो ये भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं आज। अब आता है इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे, यस, जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे सॉइल में जा करके सॉइल की फर्टिलिटी हटा रहे हैं, ये तो आप समझ गए थे। बहुत सारे जो सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो होल्स होते हैं वो सीवेज की वजह से बंद हो जा रहे हैं। हाँ भाई, जो गंदगी है, गंदा पानी है, वेस्ट मटेरियल है, उससे सॉइल की लेयर ट्रैप हो जा रही है, बंद हो जा रही है, नतीजा एयर का आदान प्रदान नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जा रहे हैं। और तो और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, अर्थात मैंने कहा था जो हार्मफुल केमिकल्स छोड़ते हैं, वो मटीरियल भी क्या कर रहे हैं, सॉइल को और क्रॉप को और इवन लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड लास्ट, पेस्टिसाइड्स। मैंने बताया था पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। अरे, पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल छिड़का जाता है, पेस्ट वो कीड़े होते हैं जो क्रॉप को खाते हैं, और उन कीड़ों को मारने के लिए किसान और जहरीला पेस्ट केमिकल डालते हैं, उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड प्लांट में चला जाता है, और प्लांट को जब हम खा रहे होते हैं, एनिमल्स खा रहे होते हैं, उनके बॉडी में चला जाता है, और उनकी बॉडी से फिर हमारी बॉडी में आ जाता है, तो इसे कहते हैं वापस बायो मैग्निफिकेशन। अभी बताया था, है ना? दूसरा नाम बताया बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारा यूरिया है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारा पॉल्यूटेंट है। अब कहाँ से पहुँचा समझ जाओ, कहाँ से पहुँचा हमारे शरीर में? हाँ, प्लांट्स में पड़ा था, किसानों ने डाला था, और वो हम खा रहे हैं डेली, तो जितना प्लांट पे पड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे शरीर में। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। मैंने बताया बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं, है ना? खास करके जब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है, या जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, अब बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशंस पैदा हो रहा है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल? हाँ भाई, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, और यहाँ तो डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं, जब एक्सरे निकालते हैं उस समय भी ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल पैदा होता है। क्या आपने कभी यस फ्रैक्चर होने पे अपना ट्रीटमेंट करवाया है? क्या आपका भी एक्सरे कभी हुआ है, आपकी बोन टूट गई हो, हाथ या पैर की हड्डी टूट गई हो? जरूर निकलवाया होगा, और तब डॉक्टर्स हाँ आपके ये जो बोन्स का एक फ़ोटो खींच लेते हैं, क्या कहते हो? तो वो भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से हो रहा हो। एक्सरे नाम के रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, बहुत ही खतरनाक वेव्स होती हैं, तो इनका भी हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ने वाला है। हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले जान लें, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं तो इनका वेस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉज करता है,
और कई बार ऐसा माना जाता है कि ये वेस्ट हजारों हजारों साल तक पड़े रहते हैं। रेडियो वेस्ट खत्म नहीं होते हैं। वंस दे आर प्रोड्यूस्ड दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स। हाँ, हमारे हेल्थ पे तो बहुत ही बुरा असर पड़ने, इंसानों के ऊपर तो बहुत बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। पहला इफेक्ट है जेनेटिक इफेक्ट, मतलब आप पे असर नहीं पड़ेगा, आपके और आपके आने वाली पुश्तों पे, आपके आने वाली जनरेशन पे असर। तो इससे रेडिएशन से आपके ऑफस्प्रिंग मतलब नई जो आने वाली संतानें हैं उनमें भी डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए हिरोशिमा और नागासाकी, जरूर याद होगा। हिरोशिमा में और नागासाकी, हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 8 अगस्त, इन 2 दिन एटम बम गिराए गए। ये रेडियोएक्टिव बम्स थे, दोनों ही शहर पूरे खत्म हो गए। पर आज तक वहाँ की जनरेशन क्या हो रही है, डिफेक्टेड पैदा हो रही है। वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया पैदा हो रहा है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, आज भी जनरेशन क्या है, जेनेटिक बीमार हो गए। यस, म्यूटेशन हो गया है वहाँ पर। तो क्या कहना चाहते हैं, रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट सबसे खतरनाक कैटेगरी का पॉल्यूशन है। न सिर्फ आपको बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी क्या करता है, अब उनका कोई इलाज नहीं। और कुछ पॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं सोमेटिक। सोमेटिक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी में थोड़े समय तक इफेक्ट पड़ेगा और इसका इफेक्ट आप पे होगा, आपकी आने वाली जनरेशन को नहीं होगा। जेनेटिक इफेक्ट तो आपको भी होगा और आने वाली जनरेशन्स पे अब चलता रहेगा जब तक जनरेशन रहेगी। सोमेटिक वेरिएशंस आपकी बॉडी में रहेगा, आपकी जनरेशन में नहीं जाए। जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो ये आप पर होगा इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से, आपकी जनरेशन पे नहीं होने वाला। सोमेटिक शब्द का मतलब होता है बॉडी सेल्स। और एनिमल्स पे क्या असर पड़ने वाला है, अगेन एनिमल्स को भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जहाँ पे एक्सप्लोड हुआ होगा तो वहाँ पर जो फूड चेन होगी, यस, वहाँ पे जो फूड होगी उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल चला जाएगा। अब वहाँ से जब जानवर फूड को खाएंगे, रेडियोएक्टिव मटेरियल को खाएंगे, उनकी बॉडी पे जाएगा, नतीजा उनकी बॉडी भी एडवर्सली। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, ये सारे रिसर्च्ड कंटेंट हैं, पूरे लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैं आपके लिए बना रहा हूं और हर एक टॉपिक फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर को समझना हो, बस करना क्या है, डालिए चैप्टर का नाम, लिखिए बाय सर तरुण रूपानी और सर्च कर दीजिए, गूगल कर डालिए, तो आपको मिल जाएंगे आपके गूगल सर के बनाए लेसन वीडियो। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि क्लास 9th के मेरे राइजिंग स्टार्स बहुत कम हैं। यस, और मुझे आपका प्यार, आपका विश्वास अगर मिलेगा तो आपके लिए और ढेर कंटेंट में बनाने का और प्रॉमिस करता हूं। तो मिलते हूं अगले लेसन वीडियो में। पर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं आपके लिए प्लेलिस्ट लगा रहा हूं, यस, मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूं, प्लीज इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपके लिए हर एक लेसन वीडियो उसमें उपलब्ध होगा। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बस करना क्या होगा आपको, आप हमारी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और चेक कर दें। वैसे मैं आपको साइड में प्लेलिस्ट देता रहूंगा, स्क्रीन पे देखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, थैंक यू, टेक केयर।